देखिए कि जो जनन प्रावस्था है, जनन प्रावस्था, अब ये जनन जो प्रावस्था है उसी को मैं काट के यहाँ पे लिख रहा हूं उस लाइन को। तो इसमें आपको मैंने बताया कौन सा निषेचन पूर्व घटना है या पूर्व निषेचन घटना है, निषेचन पूर्व घटना है। दूसरा क्या बताया, निषेचन, और तीसरा क्या बताया, पश्च निषेचन घटना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे पूर्व निषेचन की घटना है, यानी निषेचन से पहले कौन सी घटना होती है। तो निषेचन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो घटनाएं होंगी। क्या होगी, अब देखिए इसमें दो घटनाएं होंगी। निषेचन पूर्व घटनाओं में पहला जो घटना होगा वो होगा आपका किसका, युग्मक जनन का, युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का निर्माण होगा, क्योंकि निषेचन के लिए क्या जरूरी है, युग्मक गैमेट्स, गैमेट्स का अपने निर्माण होगा तभी तो निषेचन होगा। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, युग्मक का, और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब युग्मक जनन का क्रिया जो होगा उसके बाद जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा तब क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होगा किसका, युग्मक का, तो सेकेंड प्रोसेस क्या आ गया, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब देखिए युग्मक स्थानांतरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। तो निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं मुख्य रूप से होंगी, युग्मक जनन का और दूसरा युग्मक स्थानांतरण का। तो युग्मक जनन की जो घटना है वो क्या है, युग्मक जनन में क्या होता है, तो युग्मक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो युग्मक का निर्माण प्रजनन अंग में होता है, और जिस प्रजनन अंग में होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोनेट्स बोलते हैं। तो प्रजनन अंग में होता है, तो मनुष्य का हम लोग एग्जांपल लें तो मनुष्य का प्रजनन अंग कौन सा है, अंडाशय है स्त्रियों में, और पुरुष में क्या होगा, वृषण होगा। क्या होगा, वृषण होगा। हम लोग जब इंसान ह्यूमन के बारे में, मनुष्य मानव का प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे संक्षेप में समझिए कि युग्मक जनन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या हो गया, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर युग्मक में अगर शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्र जनन कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अंडाणु का निर्माण होगा तो अंड जनन कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। समझ में आई बात, युग्मक जनन क्या है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है। कहां पर, प्रजनन अंग में। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं क्या हो गया, प्रजनन अंग में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, युग्मक जनन।
तो युग्मक जनन दो प्रकार का हो गया ना जी। पहला क्या हो गया, अगर शुक्राणु बनेगा तो क्या कहलाएगा, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अंडाणु बनेगा तो क्या कहलाएगा, अंड जनन, oogenesis। ठीक है, तो पहले शुक्राणु का निर्माण या अंडाणु का निर्माण होगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या कहेंगे, युग्मक जनन। अब क्या है, युग्मक का जब निर्माण हो जाएगा, अब युग्मक का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ आप इसको मनुष्य या जीवधारी को ही माइंड में सेट करके मत चलिए, क्योंकि युग्मक जो है पौधे में भी बनेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर आपका चल रहा है ये क्या है, जीवों में जनन है, तो जीव पादप भी न हुआ जी। तो पौधे में जो युग्मक होगा परागकण, वो क्या होगा, परागकण होगा और बीजांड होगा। बीजांड क्या हो जाएगा, मादा युग्मक हो जाएगी और परागकण क्या हो जाएगा, नर युग्मक हो जाएगा। तो पादप में भी क्या बन रहा है, युग्मक बन रहा है। जीव में भी क्या बनेगा, प्राणी में भी क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। अब युग्मक का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। कहाँ जाएगा, नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगी। तो ये जो युग्मक का जो स्थानांतरण होगा यह क्या होगा, जंतु में भी होगा और पादप में होगा या पौधा में होगा। ठीक है, तो जंतु में और पादप में दोनों में क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। तो जंतु में युग्मक का स्थानांतरण जिस विधि से होता है, जिस क्रिया से होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संभोग बोलते हैं। संभोग या अंग्रेजी में से कॉपुलेशन कहते हैं। ये संभोग या कॉपुलेशन क्या है, यह फिजिकल प्रोसेस है, शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें दो अलग अलग जीवधारियों का जो शरीर है एक दूसरे के संपर्क में आता है, शारीरिक संपर्क में आता है, और नर युग्मक क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं मादा जीव के शरीर में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संभोग या कॉपुलेशन कहते हैं, ये जंतु में। ठीक है, और वहीं पर प्राणी में, पादप में, प्लांट में यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, आप 9th से पढ़ते आए हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं, परागन यानी पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसे, परागन या पॉलिनेशन करते हैं। अब ये परागन की क्रिया जो होगी वह दो प्रकार का होगा, स्वपरागन और परपरागन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि युग्मक स्थानांतरण जंतु में कैसे होता है और पादप में कैसे होता है। पादप में इसको क्या कहते हैं, जंतु में से इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए यह घटना क्लियर हो गया आपका, निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन से पहले ये सारी घटनाएं हुई। अब क्या होगा, निषेचन होगा, युग्मक बना, युग्मक का स्थानांतरण भी हो गया, नर से मादा के शरीर में पहुंच भी गया। तो अब क्या होगा, उस दोनों का मिलन होगा, फ्यूजन होगा। तो इस दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन। तो ठीक है, तो निषेचन जो है, अब हम लोग निषेचन को समझें। अब ये निषेचन का क्या अर्थ हो गया, संलयन। किसका, दो नर या मादा युग्मक का संलयन, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। अब ये निषेचन जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे युग्मक का होगा। युग्मक मान के चलिए इंसान, वो भी युग्मक शुक्राणु बना रहा है, कुत्ता वो भी शुक्राणु बना रहा है, क्या मादा का युग्मक स्त्री का उससे संलयित होगा, नहीं होगा। तो कहता है कि युग्मक का संलयन होगा, लेकिन कैसे का, वैसे युग्मक जो उनकी ही जाति का हो, उसी स्पीसीज का हो, उसी के साथ संलयन होगा। क्योंकि युग्मक का जो कोशिका झिल्ली है
उसमें कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं जो अपने स्पीसीज के युग्मक और दूसरे स्पीसीज के युग्मक को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर वो दोनों के, इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच एक रासायनिक समन्वय होता है, केमिकल सिग्नलिंग होता है। अगर केमिकल सिग्नलिंग के दौरान वो उसको पहचान लिया कि हमारे स्पीसीज का है तो उसका निषेचन होगा, और नहीं है तो वो नहीं होगा। उसी तरह आप देखे होंगे कि पौधा में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आम का जो फूल है, पौधा है, वो नीम के परागकण से निषेचित हो गया हो? नहीं, क्योंकि आम का जो अंडाशय होगा फूल का, वो आम के ही शुक्राणु से निषेचित होगा, दूसरे पादप के शुक्राणु से निषेचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि परागकण और बीजांड, तो परागकण और बीजांड कहाँ है उसके? अंडाशय में। तो अंडाशय का जो ऊपरी हिस्सा होता है वर्तिकाग्र, वहां पर परागकण और वर्तिकाग्र के बीच एक केमिकल सिग्नलिंग के द्वारा एक दूसरे को पहचाना जाता है। अगर पहचान लिया कि अब हमारी जाति का है तो परमिशन देगा निषेचन के लिए कौन? वर्तिकाग्र। उससे पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी परागनली का निर्माण होता है, जब लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इस तरह से आपने देखा कि दो निषेचन क्या है कि दो अलग अलग गैमेट्स का, युग्मक का संलयन, ताकि जायगोट का निर्माण हो सके। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो किस प्रकार के जायगोट का, स्पीसीज की, सॉरी गैमेट्स का, अपनी ही जाति का, इसको हम लोग एक बार लिख लें। नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को या प्रक्रिया को लिख सकते हैं निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो इस चीज को याद रखना होगा कि किस प्रकार का युग्मक, अब स्वजातीय युग्मक। अब ये निषेचन जो है, ठीक है, ये निषेचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका हो जाएगा बाह्य निषेचन और एक हो जाएगा आंतरिक निषेचन। क्या मैंने बताया? बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निषेचन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ये हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब ये हम लोग समझे कि बाह्य, पहले तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि निषेचन होता क्या है। नर और मादा या दो अलग अलग विषम युग्मक का आपस में संलयन होता है ताकि किसका निर्माण हो सके? जायगोट का। ठीक है, निषेचन का आउटकम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? जायगोट का या युग्मनज का निर्माण होता है। और हमने क्या बताया कि यह जो निषेचन की क्रिया है दो प्रकार का होगा, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यह टोटली डिपेंड करेगा प्राणी का वातावरण और जीवधारी की शरीर की बनावट। वो जीवधारी कैसे वातावरण में रह रहा है, जीवधारी का आंतरिक वातावरण, इसको हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है,
जीवधारी के शरीर की संरचना कैसी है। 3 फैक्टर पे, कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि जीव जो है किस वातावरण में रह रहा है। दूसरा क्या बताया कि जीव के शरीर की जो विज्ञान है, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान, वह किस प्रकार का है। और तीसरा ने क्या बताया कि उसके शरीर की बनावट कैसी है। इन तीनों बात पर निषेचन का जो प्रकार है वो निर्भर करेगा। तो एक है आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। तो हम लोग बाह्य निषेचन को थोड़ा समझते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन जीवधारी के शरीर के बाहर हो, किसके, जीवधारी के शरीर के बाहर हो, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अब आप बोलिए कि सर जब जीवधारी के शरीर के बाहर निषेचन होता है तो क्या दोनों जीव दूर दूर रह के भी कर सकते हैं? नहीं। इसका क्या आंसर है? नहीं। उस दोनों जीव का शारीरिक संपर्क जरूरी है। किसके लिए? युग्मक को निक्षेपित करने के लिए, युग्मक को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और जब युग्मक शरीर से बाहर निकलेगा और उसी समय नर का भी युग्मक निक्षेपित होगा, मादा का भी होगा और सेम टाइम में नर का भी होगा, लेकिन दोनों का निक्षेपण, इजेक्शन बॉडी से बाहर होगा और बाहर में ही दोनों का आपस में क्या होगा, संलयन होगा। ये कौन सी प्रक्रिया है? बाह्य निषेचन। आप देखेंगे मेढक का, फ्रॉग का, तो मेढक, नर मेढक, मादा मेढक, मेढकी उसको कह सकते हैं कि मेढकी और मेढक आपस में एक दूसरे को होल्ड करेंगे। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीजन में, प्रजनन के समय में, बरसात के सीजन में एक दूसरे को कस के उसके शरीर पे चढ़ के एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और उसी समय पानी में मादा युग्मक क्या करती है, निक्षेपित करती है। और ठीक उसी के ऊपर पुरुष जो है, नर युग्मक जो है, नर मेढक जो है अपना युग्मक को क्या करता है, निक्षेपित करता है। और पानी में क्या होता है, दोनों का संलयन होता है और उसे टेडपोल का निर्माण होता है और फिर उससे मेढक का निर्माण होता है। तो यह जो प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, किसका, निषेचन का। दूसरा याद रखेंगे कि निषेचन जो होता है, बाह्य निषेचन में आप समझ चुके हैं कि बॉडी के बाहर होगा। तो वहां पे जो निषेचन के फलस्वरूप जो जीव बनेंगे, तो उसका जो एनिमी, शत्रु जो होगा, हर जीव का इस जैविक वातावरण में क्या, एक दूसरे का क्या है जी, शिकारी है, एक दूसरे को खाने वाला है, वो भोगता है। तो उसमें क्या होगा, असुरक्षा ज्यादा होता है, तो उसमें बहुत सारे जीव नष्ट भी हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि ज्यादा जीव, आप समझे कि ज्यादा जीव नष्ट हो सकता है, तो ज्यादा जीव बनने की संभावना होनी चाहिए, तभी ना कुछ भी बर्बाद हो जाएगा, 50% भी डैमेज हो जाएगा, मर गया या दूसरा उसको खा लिया तो 50% बचेगा, नहीं कुछ तो 10% बचेगा। तो इसके लिए क्या किया जाना होता है कि नर और मादा युग्मक जो होता है बहुत ज्यादा संख्या में निक्षेपित होता है। क्या होता है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है या बहुत सारे जीव का निर्माण होता है। इसमें क्या देखें कि युग्मक जो होता है बहुत ज्यादा निर्माण होता है। इसमें मादा युग्मक बहुत ज्यादा और नर युग्मक भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात कि इस तरह के निषेचन के फलस्वरूप जो जीव होते हैं उसकी संख्या काफी होती है और वो सुरक्षित नहीं होते हैं। वहीं पर लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन में जो जीव होंगे, लैंगिक जनन नहीं, आंतरिक निषेचन में क्या होगा कि नर युग्मक मादा शरीर के अंदर जाके अंडाणु को निषेचित करेगा और इस
प्रक्रिया में क्या होगा, नर युग्मक ज्यादा बनेगा और मादा युग्मक कम बनेगा। और बाह्य निषेचन में क्या था कि मादा भी ज्यादा बनेगी और नर युग्मक भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आंतरिक और बाह्य निषेचन के बारे में आपको एग्जाम में भी आता है, तो हम इस दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। बाह्य निषेचन, पहले इस पर हम लोग डिस्कस करें। इसको हमने क्या बताया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया, इसमें निषेचन जीवधारी शरीर, जीवधारी के शरीर के बाहर होता है, बाहर माध्यम में होता है। माध्यम कहने का मतलब पानी हो सकता है, मिट्टी या फिर स्थल हो सकता है, शरीर के बाहर किसी माध्यम में होगा। शरीर के बाहर किसी माध्यम में, सॉरी के बाहर माध्यम में होता है, माध्यम में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शरीर के बाहर होता है। सिंपल बात है, शरीर के बाहर होगा तो कहाँ होगा, तो किसी न किसी माध्यम में होगा, या जल में होगा या स्थल में होगा। तो इस वर्ड को आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब है कि जब यह जीव अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसमें सुरक्षा होगा या असुरक्षित होगा, ये जैसा मैंने बताया असुरक्षित होगा, क्योंकि इस जीव का जो शिकारी होगा उसके पारिस्थितिक तंत्र में होंगे जो उसको क्या कर सकता है, खा सकता है, नष्ट कर सकता है। अगर वो मादा शरीर के अंदर रहता तो सुरक्षित रहता, और यहाँ पर क्या है, वो असुरक्षित है। भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में असुरक्षित रहता है। ठीक है, मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फिर आपको बता दे कि ये मान ली मेढक है और ये भी मेढक है। तो इस आइए मान ली तालाब का किनारा, इसमें पूरा पानी है। ठीक है, तो ब्रीडिंग पीरियड में क्या हुआ कि मेढकी जो है अपना क्या निकाला, बहुत सारा अंडाणु, और उसी से मेढक इस पे क्या निकाले, बहुत सारा शुक्राणु। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है इस संरचना जल में तैरते हुए, इसको एस्पॉन बोलते हैं, ये पानी में तैरेगा और इसी से क्या होगा। आप बताइए, इसका सुरक्षा के लिए कोई है, न ये मेढक है न ये मेढकी है, कोई नहीं है। तो इसको नष्ट होने की संभावना ज्यादा है स्टार्टिंग अवस्था में। तो इसलिए मैंने इसको लिखा कि इस प्रकार का जो निषेचन होता है तो उसके भ्रूण के विकास के प्रारंभिक अवस्था में वो क्या रहता है, असुरक्षित रहता है, वो नष्ट हो सकता है। इसको हो सकता है कोई बड़ी मछली खा ले, कोई सांप निगल जाए, तो ये क्या है, सुरक्षित है असुरक्षित है, असुरक्षित है। और बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मकों की संख्या
अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि नर और मादा युग्मक का जो निर्माण होता है, इसमें निक्षेपण होता है। तो ये कहना मुश्किल है ना कि कौन सा नर युग्मक किस मादा युग्मक का क्या करेगी, निषेचन करेगी। तो निषेचन होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा रखने के लिए ज्यादा नर युग्मक और ज्यादा मादा युग्मक का निर्माण होगा तभी तो। क्योंकि एक या दो, मान लीजिए अंडाणु निकले और एक ही दो नर युग्मक निकले, ये निश्चित तो नहीं है ना कि वो निषेचन उसका हो ही जाएगा। क्योंकि वो कहाँ पे निषेचन की क्रिया होनी है? शरीर के बाहर होना है। स्पर्म या शुक्राणु उस अंडाणु के पास पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन ज्यादा अगर अंडाणु होगा, ज्यादा अगर शुक्राणु होगा, तो संभावना तो बनेगी ना कि 10 नहीं 5 या 4% कम ही हो, लेकिन निषेचन होगा ही। तो इस तरह से बाह्य निषेचन का मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा, और इसका जो एग्जाम्पल में जो जीव है, इसका एग्जाम्पल में कौन सा हो जाए? इसका एग्जाम्पल जैसे मेढक। तो मेढक में जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वो कौन सा होगा? बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन? तो आंतरिक निषेचन। आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जीवों का होगा। आप उसको एक लिस्ट बना सकते हैं कि बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन से जीव करते हैं। तो 3 पॉइंट आप तो समझ में आ गया कि पहला, इसमें निषेचन जीवधारी के शरीर के बाहर होता है या बाहरी माध्यम में होता है। इस लाइन को आप काट भी सकते हैं, बाहर होता है। दूसरा कि भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में असुरक्षित रहता है, निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है। नेक्स्ट क्या होता है कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मों की संख्या अधिक होती है। तो ये तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाह्य निषेचन तो हो गया, अब हम लोग देखें आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं। सिर्फ उसको राइट डाउन कर दें। क्या होगा इसमें? आंतरिक निषेचन की क्रिया में मादा युग्मक का संलयन नर युग्मक से, किससे? नर युग्मक से मादा शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होगा? मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है। आंतरिक निषेचन में आप ये कह सकते हैं कि आंतरिक निषेचन की वह क्रिया है जिसमें मादा निषेचन युग्मक और नर युग्मक का निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। उस क्रिया को हम लोग आंतरिक निषेचन करते हैं। फिर है कि वही भ्रूण की बात, इसमें भ्रूण का जो विकास होगा, तो भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। जबकि बाह्य निषेचन के दौरान जो भ्रूण बनते हैं वो क्या था? असुरक्षित था। ये क्या है? सुरक्षित है। और नेक्स्ट
तीसरा उसमें यह बताया गया था, अभी आपको मैंने बताया कि नर और मादा युग्मक की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या होगा, सिर्फ नर युग्मक की संख्या अधिक होगी, मादा युग्मक की संख्या कम होगी। लिखते हैं आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में नर युग्मकों की संख्या अधिक पाई जाती है। अर्थात मादा युग्मक की संख्या कम होगी और नर युग्मक का संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे की जो घटना है निषेचन के पश्चात की घटना। तो इस तरह से आपने इन सारी चीजों को पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।